तो चलिए दोस्तों, इस जो है रिटायरमेंट के चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। और आज की हमारी जो है क्लास की ट्रीटमेंट है वो है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। आज का हमारा टॉपिक क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब जैसे ही एडमिशन के केस में रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की ट्रीटमेंट की जाती थी, सेम एज इट इज़ रिटायरमेंट के केस के अंदर भी हमारी जो है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की जो है एडजस्टमेंट की जाती है। अब ये एडजस्टमेंट ऑलरेडी मैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर में आपको समझा चुका हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से, लेकिन वहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन भी क्रिएट हुई थी क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बीच में आ गया था, तो अब नहीं होगी। इस केस में ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व, पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये होते क्या है। ठीक है, चलिए मैं एक डमी बैलेंस शीट बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक फर्म है जिनके अंदर एक्स, वाई और जेड काम करते हैं, 3:2:1 की रेशियो में वो काम करते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, जेड ने डिसीजन ले लिया कि वो अब रिटायरमेंट लेगा, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन कौन से बने? एक्स, जो कि रेशियो 3:2 में अपना प्रॉफिट और लॉस बियर करेंगे। अब अगर उनकी बैलेंस शीट देखें तो उन्होंने जो है कुछ कैपिटल लगाई थी बिजनेस के अंदर, तीनों ने कैपिटल्स। ठीक है, मैं बोल देता हूँ एक्स, वाई और जेड थे, रेशियो के हिसाब से उन्होंने कैपिटल लगाई 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, टोटल 6 लाख रुपए की उनकी कैपिटल थी। उनके बिजनेस के अंदर कुछ रिजर्व्स थे, जनरल रिजर्व उन्होंने बना रखा था कि भैया कोई कंटीजेंट लायबिलिटी ना आ जाए, आगे जाके अननोन लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो जाए, तो उन्होंने 1 लाख रुपए का रिजर्व बना लिया था। साथ में कुछ उनका एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, मतलब जो एम्प्लॉय काम करता है, जो कर्मचारी काम करता है, उनकी कंपनसेशन के लिए रिजर्व बनाया जाता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से वो 50,000 रुपीज़ का था। और कुछ अदर रिजर्व थे, अदर रिजर्व्स थे से 50,000 के अदर रिजर्व्स थे, और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लायबिलिटी साइड हो तो इट मीन्स वो प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड होता है और क्रेडिट बैलेंस का प्रॉफिट होता है, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है, लॉस डेबिट बैलेंस होता है। और हमेशा हम क्या करते थे, नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करते थे और कैपिटल लायबिलिटी साइड लिखी जाती थी। ऐड कर दो चाहे ऐसे लिखो, बात ही तो सेम है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यहाँ पे मैं बोल देता हूँ बैलेंस 1 लाख रुपये था। ठीक है, वहीं उन्होंने क्या किया, कैपिटल के पैसे से और प्रॉफिट या कुछ से पैसे से कुछ मशीनरी खरीद दी, 2 लाख रुपए की उन्होंने मशीनरी खरीद ली। ठीक है, फिर क्या हुआ, कुछ फर्नीचर उन्होंने शॉप के अंदर लगाना था, 1 लाख रुपए का फर्नीचर लगा दिया उन्होंने। फिर क्या हुआ, उनको कुछ जो है डेटर थे उनके जिनसे पैसा लेना था, वर्किंग कैपिटल उन्होंने लगा 1 लाख रुपए उन्होंने वहाँ लगा दिए। ठीक है, 1 लाख रुपए उन्होंने वहाँ लगा दिए। मैं बोल देता हूँ एक बिल्डिंग उन्होंने खरीद ली, 4 लाख रुपए की एक बिल्डिंग थी उनकी, और उनके पास बाकी कैश बचा हुआ था जो कि बैंक के अंदर था, 1 लाख रुपए। ठीक है, 9 लाख रुपए यहाँ पे और 9 लाख रुपए यहाँ पे, ये उनकी बैलेंस शीट थी। अब मुझे ये बताओ, ये जो पोजीशन स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे बनाई है, ये मशीनरी, फर्नीचर, डेटर वगैरह, रिजर्व्स वगैरह हो गया, कैपिटल, ये सब है किसकी? आप बोलोगे सर एक्स, वाई और जेड जो कि 3 पार्टनर है, ये इनकी है। ये तो हम नहीं बोल सकते कि एक्स और वाई की है। अरे भैया जेड तो था, वो अभी तो रिटायर हुआ है, ये जेड की भी तो है। कैपिटल देखो जेड की इसके अंदर डली हुई है, तो ये इट मीन्स कैश का इतनी रेशियो का 1/6 की रेशियो का कैश का हकदार जेड भी है, बिल्डिंग का हकदार जेड भी है, इस सारे चीज़ों का हकदार है, इसका भी तो है, सारी पोजीशन इसकी है। ठीक है जी, जिसको हमने पिछली ही एडजस्टमेंट में सीखा कि हमने रीवैल्यूएशन करके उसका प्रॉफिट उसको दे दिया। अब मुझे बताइए, चलो ये एसेट्स का तो हो गया, लायबिलिटीज़ का भी हो गया, ये जो रिजर्व्स वगैरह है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, अदर रिजर्व्स है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट बैलेंस है, ये सब भी तो देने होंगे।
रिटायरमेंट से पहले, क्योंकि 1/6 की रेशियो का हकदार इनमें ये भी तो है कि नहीं। जनरल रिजर्व इसका भी है इसके अंदर। तो बस फिर अब हमें करना क्या है, ये जो सारे अदर रिजर्व्स हैं, ये जो सारे प्रॉफिट्स हैं, ये जो सारे लॉसेस होंगे, ये सारे के सारे किस में हमें बांटने पड़ेंगे, एक्स वाई और जेड में बस बांट देने हैं रिटायरमेंट से पहले पहले ही, सब कुछ कर देना है हमें। ये जो रिजर्व्स वगैरह है ट्रीटमेंट से जो कि एक्यूमुलेटेड है, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, सारे जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके रिटायरमेंट से पहले पहले ही बांट दो। यही है हमारी आज की ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो कि रिटायरमेंट से पहले ही सारे रिजर्व्स, प्रॉफिट और लॉसेस बांट दो। ठीक है, चलिए यहां पे मैं लिख देता हूं जर्नल एंट्री कुछ होंगी, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स। यहाँ पे लॉस की बात नहीं है, प्रॉफिट्स की, क्योंकि रिजर्व्स भी हमारे प्रॉफिट है, तो रिजर्व्स और प्रॉफिट्स के लिए एक ही ट्रीटमेंट की जाएगी। रिजर्व्स और ट्रीटमेंट बांटने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले ये जनरल रिजर्व है, अदर रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस, तीनों क्रेडिट बैलेंस के होते हैं। इट मीन्स जब क्रेडिट होते हैं तो क्रेडिट बैलेंस के होते हैं, तो इसको हम P&L एप्रोप्रिएशन में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। हमने पहले ही पढ़ लिया था। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, या तो फिर हम करते हैं अदर रिजर्व। ठीक है, इनको डेबिट कर देते हैं, अदर रिजर्व। ये सब क्रेडिट बैलेंस के होते हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये सारे के सारे क्रेडिट बैलेंस के होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्रेडिट बैलेंस से ही हमारा जो है क्रिएट होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और यहाँ अगर हम देखें, इनको हमें बांटना है सारे पार्टनर में, तो मतलब इनको अब खत्म करना पड़ेगा, इन सब को डेबिट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जनरल रिजर्व्स या फिर अदर रिजर्व्स अगर दिखते हैं आपको, उसको बांटने के लिए भैया डेबिट कर दो। तो कभी कभी आपको लायबिलिटी साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस मिल जाए, आपको सॉरी क्रेडिट बैलेंस मिल जाए, तो उसको बांटने के लिए भी डेबिट कर दो, क्योंकि वो भी क्रेडिट बैलेंस का होता है। बांटने के लिए डेबिट करो। और ये किस में बांटेंगे अब, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट है उसमें बांट दो। ठीक है जी, किस रेशियो में, अरे भैया ओल्ड रेशियो में, उनका ही तो है बिजनेस, पहले ही चल रहा था, ओल्ड रेशियो में बांट, अगर आपका प्रॉफिट दिख जाता है। अब इस केस के अंदर मैंने जो एग्जांपल दिया है, क्या एंट्री बनेगी। अब इस केस के अंदर देखें तो जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, कुछ और रिजर्व है, प्रॉफिट्स भी है भाई, तो ये सब बढ़ जाएगा। क्या एंट्री बनेगी, सबसे पहले जनरल रिजर्व, इसको डेबिट कर देंगे, अकाउंट डेबिट। फिर क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन, तो इसको WCR लिखा जाता है, डेबिट। फिर क्या है फिर अदर रिजर्व है, वो भी बांट देंगे, तो उनको भी डेबिट कर देंगे। और फिर क्या है भैया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, जो कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको भी डेबिट कर देंगे। और ये किन किन में बटेगा, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, भैया रिटायरमेंट से पहले ही बांट दो, तो ऑल पार्टनर 3 है यहाँ पे, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट। चलो बांट देते हैं। रिजर्व हमारा 1 लाख रुपए का है, और 50,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, 50,000 के अदर रिजर्व, और 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है। और टोटल कितना हो गया, ये 2 लाख और 3 लाख। 3 लाख अब बांटा जाएगा किस रेशियो में, 3:2:1 के रेशियो में, यानी कि ओल्ड रेशियो में। और अगर मैं बांटूँ तो 3 लाख डिवाइड बाय मैं 6 कर देता हूँ यहाँ पे, तो 50,000 रुपीज़ आ रहा है। और 50,000 के 3 शेयर, इसमें बांटा जाएगा 1.5 लाख, और 50,000 के 2 शेयर, तो इसमें बांटा जाएगा 1 लाख, और 50,000 के 1 शेयर, तो मतलब 50,000 इसके अंदर। ये जर्नल एंट्री बनेगी। अगर रिजर्व और प्रॉफिट हुए तब लॉस का ट्रीटमेंट अलग है। ठीक है जी, इस हिसाब से मैंने ले लिया। अब हो सकता है यहाँ हमारा प्रॉफिट हो ही ना 1 लाख रुपए का कुछ लॉस हो हमारे पास, यहाँ पे बैलेंस हो भी है प्रॉफिट एंड लॉस। एसेट साइड मतलब डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। लॉस ऑलवेज एसेट साइड लिखा जाता है। 1 लाख रुपए का हमारे बिजनेस के अंदर लॉस हो सकता है ठीक है, और कुछ और एक्सपेंस हो, लाइक गुडविल का पैसा हो, जो कि हमने पहले ही सीख लिया था, इसको रिटर्न ऑफ करना पड़ता है।
लाइक कुछ ऐसे फिक्टिशियस एसेट हो, मैं बोल देता हूँ यहाँ पे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हो, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हो जो फिक्टिशियस एसेट, ये भी तो एक्सपेंस है, इसको भी राइट ऑफ करना पड़ता है। मैं इसको भी डाल देता हूँ 10,000 के ये है और 5,000 के ये है, ये लॉसेस होते हैं, तो इसको भी तो डिस्ट्रीब्यूट कराना पड़ेगा, इसको भी बियर करना पड़ेगा। तो चलो इसको भी कर देते हैं, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉसेस, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब लॉस से बियर कराना पड़ता है, तो इट मीन्स उसकी कैपिटल अकाउंट कम हो जाती है, तो बस फिर सिक्योरिटी एंट्री कर दो, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या करो, टू जो के हमारे जो है प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हो गया, उसको क्रेडिट करके ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट डेबिट बैलेंस हुआ है, क्रेडिट करके ख़त्म करेंगे, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस, या टू हम बोल सकते हैं एक्सपेंसेस या लॉसेस, टू अदर लॉसेस लिख देता हूँ मैं, टू अदर लॉसेस। ये किस रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो, ठीक है जी। अब अगर इस केस में इसको लें तो क्या जनरल एंट्री बनेगी, इस केस के अंदर बहुत सारे लॉसेस है, एक तो हमारा रियल लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, गुडविल का बैलेंस है जो कि राइट ऑफ करना पड़ेगा, लॉस है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है जो कि एक्सपेंस है, ये भी लॉस है, और ये एसेट साइड आपको दिखेंगे डेबिट बैलेंस होता है लॉस, बस फिर इसको क्रेडिट कर दो और ऑल पार्टनर को डेबिट कर दो बियर कराने के लिए, क्योंकि उसकी कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगी। कौन कौन से हैं ऑल पार्टनर, एक्स, वाई और जेड, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करो, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट और z कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। यहां पे लिख दो टू जो लॉसेस है भैया, एक तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है जो कि रियलिटी के अंदर लॉस है, और दूसरा हमारे पास गुडविल का बैलेंस है, और जो कि हमने पहले ही सीख लिया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर कि ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, उसको हमें रिटर्न ऑफ करना करें। यहाँ देखो ऑल पार्टनर और ये गुडविल वही सीन है, और टू अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ठीक है जी। चलो 1,00,000 रुपए का तो हमारा प्रॉफिट हो गया, सॉरी लॉस हो गया, और 10,000 रुपये का हमारे पास गुडविल, और 5,000 रुपये की हमारा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, तो टोटल कितना बांटना है, 1,15,000, और इसको किस रेशियो में, ओड रेशियो में। ओड रेशियो यहाँ पे कौन कौन सी बनेगी, 3/6, 2/6 और 1/6। 1,15,000 डिवाइड बाई 6 करूँ तो एक शेयर निकल रहा है 19,166 रुपये का, तो इनटू 3 करूँ तो 3 शेयर निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो 57,499 रुपये 57,499, 57,500 कर देता हूँ, राउंड फिगर कर दो, 1-2 रुपये का फ़र्क आ जाएगा बस। और इसी 1,15,000 को मैं इंटू 2/6 कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है 38,333 रुपीज़, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 38,334 लिख देता हूँ, राउंड फिगर कर 0.33 करके है आगे, ठीक है। चलो 1/6 करूँ अगर मैं, 1,15,000 डिवाइड बाई 6, तो यहाँ पे आ रहा है 19,166.66 करके आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 19,167 राउंड फिगर कर दिया। तो ये लॉस जो है इसके अंदर बांटा जाएगा अगर लॉस हुआ, ठीक है। अगर प्रॉफिट हुआ तो भैया प्रॉफिट्स को डेबिट करो, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो, लॉस हुआ तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो और लॉसेस को क्रेडिट कर दो, ठीक है। ये थी हमारी आज की ट्रीटमेंट। अब अगर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, वो तो भैया हमने एडमिशन के टाइम ही सीख लिया था। कैपिटल अकाउंट अगर हम बनाए तो तीनों के बनाने पड़ेंगे हमें, किन किन पार्टनर के, एक्स, वाई और जेड। यहाँ पे भी एक्स, वाई और जेड, इन तीनों के बनाने पड़ेंगे। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। सबसे पहले बैलेंस डाल दो, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड डलेगी बैलेंस BD, ब्रॉड डाउन बैलेंस। कितने कितने हैं, 3,00,000 रुपये तो एक्स का है, 2,00,000 रुपये वाई का है और 1,00,000 रुपये हमारे जेड का है, ठीक है जी। हो गया, 1 मिनट, बाय बैलेंस। चलो अब सबसे पहले एंट्रीज देखो कि कहाँ हमें लॉस हुआ है, कहाँ प्रॉफिट हुआ है। यहाँ हमें प्रॉफिट हुआ है, यहाँ हमें लॉस हुआ है।
प्रॉफिट के लिए सारे कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना होता है और 3-4 जगहों से हमें प्रॉफिट हुआ है। तो बस फिर लिखो, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नाम डेबिट वालों का, जनरल रिजर्व से हुआ है एक, तो दूसरा WCR से हुआ है यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, और तीसरा अदर रिजर्व से हुआ है, और चौथा हमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हुआ है। कितना कितना हुआ है टोटल? यहाँ पे मैंने तो एंट्री टोटल की हुई है, वैसे आप अलग अलग भी कर सकते हो। तो मैं अगर टोटल से करूँ, सारे जो है ये ऐसे ही रिजर्व्स क्रेडिट साइड में लिखे जाएंगे, तो मैं सारे लिख देता हूँ बाय रिजर्व्स एंड प्रॉफिट। आप अलग अलग करके भी रेशियो में बांट सकते हो, मैं सारे बांट रहा हूँ यहाँ पे बाय रिजर्व्स एंड प्रॉफिट, जिसके अंदर टोटल प्रॉफिट मैं लिख रहा हूँ 1.5 लाख इसको हुआ, और 1 लाख इसको हुआ, और 50,000 रुपये इसको हुआ। ठीक है जी। और कुछ लॉसेस भी हुए हैं, बिल्कुल कुछ लॉसेस हुए हैं हमें 3 जगहों से, 3 जगहों से हमें लॉसेस भी हुए हैं। तो अब इन तीनों का नाम डेबिट साइड में अलग अलग लिख सकते हो और अलग अलग रेशियो में बांट देना। लेकिन यहाँ पे मैंने टोटल रेशियो में बांटे, तो मैं पूरा लिख रहा हूँ टू लॉसेस एंड एक्सपेंस, सारों का मैंने यहाँ पे कर दिया। और देखो डेबिट साइड में 57,500 रुपये इसके हिस्से, 38,334 रुपये इसके हिस्से, और 19,167 रुपये इसके हिस्से। लॉस भी बियर करा दिया। अब CD बैलेंस हमारा निकलेगा यहाँ पे कितना, देखो यहाँ पे निकले आएगा टू बैलेंस CD। ठीक है जी। Z का देख लेते हैं, 1,50,000, तो इस साइड भी 1,50,000 ही लिखा जाएगा क्योंकि इस साइड कम ही है। इसका है 3 लाख, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तीनों की, इसका भी है 3 लाख, और इसका टोटल करेंगे तो इसका आ जाएगा 4.5 लाख, और इस साइड भी लिखा जाएगा 4.5 लाख। ठीक है जी। चलो सबसे पहले Z की बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। 1.5 लाख रुपए में से मैं माइनस कर दूंगा 19,167 रुपये, तो आ जाएगा 1,30,833। ठीक है। फिर 3 लाख रुपए में से मैं माइनस कर दूंगा 38,334, तो 2,61,666, और 4.5 लाख रुपए में से मैं 57,500 माइनस करूँ तो 3,92,500। ये इनका बैलेंसिंग फिगर से बैलेंस CD निकल के आ गया। ठीक है। ये था हमारा कैपिटल अकाउंट, और इसमें जो रिटायरिंग पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसको हम पेमेंट कर देंगे, जो कि हम अगली एडजस्टमेंट में सीखेंगे। सेटलमेंट कैसे करना है, 2 टाइप से सेटलमेंट हो सकती है, या तो लमसम या तो इंस्टॉलमेंट में, वो दोनों हम जो है अगली वीडियो में सीखेंगे। बस इसको आप CD समझिए। वैसे तो यहाँ CD नहीं लिखा जाता है रिटायरिंग पार्टनर, उनको तो हम पेमेंट करते हैं, लेकिन आप फिर भी इसको पेमेंट समझ CD समझ के कर सकते हैं। ठीक है जी। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है जी। ये हो सकता है, इस तरीके से जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन सकता है। अब एक और चीज़ बतानी थी, यहाँ पे 2 SMA रिजर्व्स का नाम लिख देता हूँ जिसमें NIUS में प्रॉब्लम हो सकती है। NIUS के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कर रहा हूँ। एक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और दूसरा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। वैसे तो रिटायरमेंट का केस हो चाहे एडमिशन का केस हो, जहाँ पे भी आपको ये रिजर्व्स वगैरह दिखें सारे बांट दो भैया। रिटायरमेंट में रिटायर से पहले, एडमिशन में एडमिशन से पहले बांट दो, ओल्ड पार्टनर में और इसमें ओल्ड पार्टनर में। लेकिन जब भी बैलेंस शीट के अंदर ये 2 आपको दिख जाए तब थोड़ा हाथ रोक लेना, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। अब रिजर्व्स और प्रॉफिट तब बांटे जाते हैं जब हमें पता लगे कि ये हमारे हैं या ये पार्टनर्स के। यहाँ पे कैसे बांटेगा कि भैया ये इनके थे, हमारा पैसा ही हमें मिलेगा, दूसरे का पैसा हम नहीं ले सकते। अब इसमें जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, ये गलती से भी कभी मत बांट देना है, इसको गलती से भी कभी मत बांट देना, ये हमारा पैसा है ही नहीं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ये एम्प्लॉयज़ का पैसा होता है, PF का पैसा, जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए या बहुत कुछ ऐसे केस के लिए एम्प्लॉय की सैलरी से पैसा काटा जाता है और बिजनेस के अंदर रखा जाता है, और इस पर ब्याज देते हैं हम अपने एम्प्लॉयज़ को, कर्मचारियों को। ये हमारा पैसा नहीं है, ये हमारी लायबिलिटी है, ये एम्प्लॉयज़ का पैसा है, और बाटा वो पैसा जाता है जो कि हमारा है, यानी कि पार्टनर का है। ये पार्टनर का पैसा है ही नहीं, एम्प्लॉयज़ का पैसा है। ये जब भी देखे बैलेंस शीट के अंदर भैया मत बांट देना, छोड़ दो इसको। वर्कमैन कंपनसेशन को हम बांट सकते हैं, लेकिन
उसको पहले समझना होगा कि ये है क्या। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है जो कि जो एम्प्लॉय होता है उसकी कंपनसेशन का पैसा होता है, उसके लिए ये बनाया जाता है। बस इसको बांटने से पहले ये देख लेना इसका कोई क्लेम तो नहीं है, क्लेम तो नहीं है इसका। अगर क्लेम मिल गया तो वो क्लेम माइनस कर दो। मान लो ये वर्कमैन कंपनसेशन 1 लाख रुपए हमें बिजनेस के अंदर दिख रहा है और साथ में हमें दिख रहा है कि 30,000 का क्लेम भी है इसका, मतलब 30,000 का जो है कंपनसेशन का पैसा हमें खर्च करना पड़ेगा। तो बस फिर इसमें से 30,000 माइनस कर लेना, जो 70,000 रुपये बचेगा जो भी आपको ऑर्डर इशू गिवन होगी ये बांट देना। अगर कोई क्लेम नहीं हुआ तो 1 लाख रुपये पूरा बांट देना। क्लेम दिख गया तो जो रिमेनिंग बच रहा है वो बांट देना। मान लो इसमें क्लेम 1 लाख रुपए का ही हो, पूरे 1 लाख रुपए का क्लेम है तो बटेगा 0, 1 रुपया भी नहीं बटेगा, ये बांट सकते हैं। इसको गलती से मत बांट देना। एम्प्लॉय पीएफ का पैसा जो है हमारा नहीं होता, ये एम्प्लॉयज़ का पैसा होता है, ठीक है। तो बस यही था हमारा आज का टॉपिक, ट्रीटमेंट कैसे करनी है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व की। ये जनरल एंट्री है, ये प्रॉफिट की, ये लॉसेस की। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, इसको नोट कर सकते हैं आप। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज की वीडियो में हमने जो है ट्रीटमेंट कर ली है रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की, ठीक है। तो मोस्टली हमने जो है सारी ही ट्रीटमेंट खत्म कर ली है, बस अभी हमारा जो है सेटलमेंट रह रहा है कि रिमेनिंग जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको किस तरीके से उसके पैसे को हम जो है सेटलमेंट करेंगे, ठीक है। वो हमारी अगली क्लास में होगा। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ उसको जो है शेयर करें। चलते हैं हम भी, हैव अ नाइस डे।